सोने की चिड़िया ये एक ऐसी लाइन है जो बचपन से हम सब ने पता नहीं कितनी बार सुनी होगी। पर क्या ये सिर्फ एक इमोशनल और रोमांटिक सी कल्पना है या इसके पीछे कोई ठोस सच्चाई छिपी है? आज इस ऑब्जेक्टिव आर्थिक विश्लेषण में हम किस्से कहानियों से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ हार्ड इकोनॉमिक डेटा के लेंस से देखने की कोशिश करेंगे कि इस मशहूर नाम के पीछे का असल मैक्रो इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में किसी समय भारत सोने की चिड़िया रहा था? और अगर हाँ, तो आखिर भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? दुनिया के व्यापार में आखिर ऐसी क्या खासियत थी यहाँ की? आज हम यही चेक करने वाले हैं। इस पूरे विश्लेषण को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, सोने की चिड़िया का सच। दूसरा, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तीसरा, भारत का व्यापारिक प्रभुत्व। चौथा, रोम का सारा सोना। और आखिरी, सोने की चिड़िया का पतन। भाग 1, सोने की चिड़िया का सच। बात है 327 BCE की। ग्रीक विजेता सिकंदर, जिसे दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट कहती है, उसका सामना होता है राजा पोरस से। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प घटना हुई थी। राजा पोरस ने सिकंदर को तोहफे में कोई आम चीज नहीं बल्कि चमकता हुआ लोहा यानी वुड स्टील भेंट किया था। युद्ध तो सिकंदर जीत गया, लेकिन पोरस की सेना के भारी विरोध और आगे बैठे शक्तिशाली साम्राज्यों की बातों ने सिकंदर की सेना को वहीं आगे बढ़ने से रोक दिया। बस यहीं से एंशिएंट वर्ल्ड में भारत की एक बेहद ताकतवर और अमीर छवि बननी शुरू हो गई थी। अब जरा 1000 ईस्वी के आसपास इस कोट पर गौर कीजिए। जब महमूद गजनवी ने भारत के शहरों को लूटा, तो लौटते वक्त उसके एक जनरल ने मजाक में कहा कि यहाँ के राज्य तो बहुत बिखरे हुए हैं, इनका शिकार करना तो एकदम वैसा है जैसे चील आसानी से गौरैया का शिकार करती है। इस पर गजनवी का जवाब सुनिए। हाँ, हम चील हैं और वो गौरैया, लेकिन वो सोने की गौरैया हैं। मतलब चाहे उस वक्त यहाँ एक बड़ी पॉलिटिकल यूनिटी ना हो, लेकिन वेल्थ एकदम अथाह थी। भाग 2, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ओके, अब थोड़ा हार्ड डेटा देखते हैं। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंगस मैडिसन के ये हिस्टोरिकल एस्टिमेट्स सच में आंखें खोलने वाले हैं। पहली सदी से लेकर लगभग 1000 ईस्वी तक और उसके बाद भी ग्लोबल जीडीपी में भारत का हिस्सा दुनिया में सबसे ज्यादा था। चाइना और वेस्टर्न यूरोप से भी लगातार ऊपर। ये एक बिल्कुल क्लियर पैटर्न है कि सदियों तक ग्लोबल इकोनॉमी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा भारत से कंट्रोल होता था। और वो हिस्सा कितना बड़ा था? 32%, 32%। जरा सोचकर देखिए, प्राचीन काल में पूरी दुनिया की कुल दौलत का लगभग 1/3 हिस्सा अकेले सिर्फ इस सबकॉन्टिनेंट के पास था। इट्स एक्चुअली अनबिलीवेबल। ये फिगर्स को देखिए। पहली सदी से 17वीं सदी तक आते आते भारत की जीडीपी 33,750 से बढ़कर सीधे 90,750 तक पहुंच गई। 17वीं सेंचुरी में मुगल एरा के पीक पर भी भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी था। चाइना से कड़ी टक्कर जरूर थी, पर वेस्टर्न यूरोप से हम कहीं आगे थे। लगभग 2000 सालों तक बिल्कुल यही आर्थिक डोमिनेंस मेंटेन रही। भाग 3, भारत का व्यापारिक प्रभुत्व। तो आखिर ये कमाल हो कैसे रहा था? जवाब है हाई वैल्यू लग्जरी एक्सपोर्ट्स। बारीक मलमल, कॉटन, जंगली तसर रेशम, कन्नौज के इत्र और लाजवाब मसाले जैसे काली मिर्च और इलायची, इसके अलावा कोहिनूर जैसे रत्न और एडवांस्ड वुड्स स्टील। दुनिया भर को इसकी जरूरत थी। और क्योंकि यहाँ की एग्रीकल्चर पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट थी, तो भारत को बाहर से कुछ खास इंपोर्ट नहीं करना पड़ता था। नतीजा, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पूरी तरह से फेवर में रहता था। लेकिन यहाँ एक रियलिटी चेक जरूरी है। कुल संपत्ति यानी एग्रीगेट वेल्थ और प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा वेल्थ के फर्क को भी समझना पड़ेगा। भले ही देश का ओवरऑल जीडीपी दुनिया में सबसे ज्यादा था, जो कि एक बड़ी आबादी और स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर का नतीजा था, पर एवरेज सिटीजन की आय करीब $450 ही थी, जो दुनिया के बाकी हिस्सों के एवरेज के आसपास ही थी। यानी ज्यादातर लोग तब भी सबसिस्टेंस फार्मिंग यानी गुजारा करने लायक खेती ही कर रहे थे। तो दौलत बहुत थी, पर आम लोगों के बीच बराबर बटी हुई नहीं थी। भाग 4, रोम का सारा सोना। इस ट्रेड इम्बैलेंस का बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ रहा था जानते हैं? पहली शताब्दी में रोमन राइटर प्लिनी द एल्डर ने एक टेंशन भरी शिकायत लिखी।
उन्होंने कहा कि भारत दुनिया भर के सोने को सोखने वाला एक सिंक बन गया है। असल में रोमन सेनेटर्स इस बात से बेहद परेशान थे। क्यों? क्योंकि रोम के लोगों को भारतीय मसालों, मलमल और ज्वेलरीज की ऐसी आदत लग चुकी थी, लेकिन यहाँ के व्यापारी रोम से पलटकर कुछ नहीं खरीदते थे। इसलिए पेमेंट के तौर पर रोम को अपना सारा शुद्ध सोना और चांदी बस भेजते जाना पड़ता था। और ये कोई हवाई बात नहीं थी। प्राचीन संगम साहित्य में भी बिल्कुल यही डिटेल मिलती है। तमिल ग्रंथों में साफ लिखा है कि कैसे यवनों यानी ग्रीक्स और रोमन्स के खूबसूरत जहाज सोना भरकर आते थे और म्यूजरस जैसे पोर्ट से काली मिर्च लेकर लौटते थे। ये लिटरली एक वन वे ट्रैफिक था, जहां कीमती धातुएं पूरी दुनिया से घूमकर इन्हीं पोर्ट्स पर आ रही थीं। भाग 5 सोने की चिड़िया का पतन। तो फिर ये सब रुका कब और कैसे? इस टाइमलाइन को देखिए। 1700 सदी तक भी मुगल एम्पायर के पीक पर भारत के पास ग्लोबल इकोनॉमी का लगभग 24.4% हिस्सा था। लेकिन फिर कॉलोनियल रूल यानी औपनिवेशिक शासन का दौर शुरू हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोकल हैंडीक्राफ्ट्स पर भारी टैक्सेस लगाए और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो दौर शुरू हुआ जिसने पूरी कमर तोड़ दी। नतीजा ये हुआ कि आज़ादी के आते आते 1950 में वो 24.4% का हिस्सा गिरकर सिर्फ 4.2% पर सिमट गया। और ये नंबर देखिए, आज के इकोनॉमिक हिस्टोरियंस एस्टिमेट लगाते हैं कि कॉलोनियल टाइम में यहाँ से ब्रिटेन की तरफ लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर्स, जी हाँ 45 ट्रिलियन डॉलर्स की वेल्थ का सिस्टमैटिक ड्रेन हुआ। ये ऐसी भारी भरकम लूट थी जिसने सोने की चिड़िया होने के उस 2000 साल पुराने युग को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये सारा डेटा और हिस्ट्री देखने के बाद हम एक बेहद अहम सवाल पर पहुंचते हैं। इतिहास से सीख लेते हुए आज अपनी उस ग्लोबल कम्पेटिटिवनेस को वापस कैसे लाया जा सकता है? क्योंकि हमने देखा कि सोने की चिड़िया का वो टैग कोई जादू नहीं था, बल्कि हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट्स, स्ट्रॉन्ग ट्रेड नेटवर्क और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का नतीजा था। तो क्या आज भी ग्लोबली उन्हीं चीज़ों पर फोकस करके उस स्वर्णिम युग की वापसी हो सकती है? ये सच में गहराई से सोचने वाली बात है। इस विश्लेषण को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।